नमस्कार, मैं शिवप्रकाश तिवारी क्यू टीवी में आपका स्वागत करता हूँ। हर बार की तरह एक बार फिर हम हमारे साथ एक नए मेहमान मौजूद हैं हमारे और आपके मार्गदर्शन के लिए। इतिहास के महारथी डॉक्टर शिवम मिश्रा सर हमारे साथ आज मौजूद हैं। हम इतिहास के बारे में विशेष जानकारी हासिल करेंगे और जानेंगे कि हमारे जीवन में क्या है इतिहास का महत्व। सर, बहुत बहुत स्वागत है क्यू टीवी में आपका। थैंक यू। सर, हमारे जीवन में इतिहास का क्या महत्व है और हमें इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? निश्चित तौर पर हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं राम मंदिर निर्माण की बात जो हुई और राम मंदिर बनकर के जो तैयार हुआ और जिस तरह से वहाँ हमको भीड़ दिखाई दे रही है या जनमत हमको वहाँ जो दिख रहा है, उसे ऐसा लगता है कि इतिहास को वास्तव में ठीक ढंग से पढ़ा जाना चाहिए और आज के परिप्रेक्ष्य में इतिहास तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी घटनाएं अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं और हम अखबार में उन घटनाओं के बारे में जानते हैं। कई चीजें ऐसी आती हैं कि वो हमारे आंखों के सामने दिखती हैं और हमारे समझ में नहीं आता है, लेकिन उस समझ को बढ़ाने का काम इतिहास विषय ही कर सकता है। इतिहास से ही उन घटनाओं को हम ठीक से समझ सकते हैं और अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम आगे बढ़ भी सकते हैं। आइए हम देखें, वास्तव में ये जो मनुष्य की जिंदगी है, वो मनुष्य की जिंदगी संघर्ष से पूर्ण रूप से भरी हुई है। इतने झंझावत हैं, तो इतिहास वास्तव में जीवन संघर्ष की ही कथा है। तो जीवन संघर्ष की कथा के माध्यम से हम उन संघर्षों का मुकाबला कर सकते हैं। हम विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को संभाल सकते हैं। आज का दौर ऐसा दौर है कि विपरीत परिस्थितियां मुंह खड़ी रहती हैं। तो इतिहास में जब हम देखते हैं कि किस तरह से विपरीत परिस्थितियों से उबर करके लोग कितनी उन्नति के पथ पर आए और अपने देश को भी आगे बढ़ाए, ऐसी स्थिति में हम भी ऐसा कर सकते हैं और हमारे लिए भी उपयोगी है। यह भी हम कहना चाहेंगे कि जो आज भूमंडलीकरण का दौर है, यह निश्चित तौर पर यह हमें कई संदेश देता है और यह बताने का प्रयास करता है कि जो समाज है, विभिन्न समाज कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहे हैं। तो जब हम अध्ययन करेंगे इतिहास का, तो हमें पता चलेगा कि एक समाज दूसरे समाज से कैसे इंटरलिंक्ड रहा है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं भारत और उपनिवेशों के इतिहास को, तो ये पाते हैं कि किस तरह से समकालीन विश्व के संदर्भ में यदि हम व्याख्या के तौर पर देखें, तो ये पाते हैं कि भारत व अन्य उपनिवेशों की जो घटनाएं थी, किस तरह से यूरोप की घटनाओं से अंतर संबंधित है और उन घटनाओं ने, भारत व अन्य उपनिवेशों की घटनाओं ने किस तरह से यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया है। तो हमको ठीक से समझ आवश्यक है और यह समझ हमको इतिहास ही दे सकता है। सर, कुछ छात्रों का कहना है कि राजनीति और इतिहास जैसे जो सब्जेक्ट हैं, इसको कमजोर छात्र चयन करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उनको? मतलब क्या उनकी जो धारणा है वो किस प्रकार से बढ़ती जा रही है? तो इनको थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। निश्चित तौर पर ऐसा लोगों का मानना है और हमने भी कई लोगों से ऐसा कहते सुना है। यदि उनकी इस बात को मान भी लिया जाए, तो हम ये पाते हैं कि इन विषयों को पढ़ करके, इतिहास और राजनीति शास्त्र को पढ़ करके, वह विद्यार्थी अपने अंदर इतना बड़ा संयम ले आता है, ज्ञान अर्जित कर लेता है और वह किसी और अपने देश के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है। दूसरी बात, इतिहास जो है, डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं, इतिहास देश की स्मरण शक्ति है। कल्पना करिए कि जब स्मरण शक्ति हमारे शरीर से गायब हो जाएगी, तो हमारी क्या स्थिति होगी। तो निश्चित तौर पर इतिहास महत्वपूर्ण विषय है और इतिहास हमारी समस्याओं को दूर करने में बहुत बड़ा एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इतिहास और राजनीति, ये दो ऐसे विषय हैं, इतने महत्वपूर्ण विषय हैं कि जो अपने देश के प्रति भी अनुराग पैदा करते हैं और एक प्रशासक के लिए इतिहास और राजनीति की समझ बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि राजनेता हमारे देश का नेतृत्व करता है,
प्रशासक हमारे पूरे प्रशासन तंत्र को चलाता है। तो जब तक उसकी इतिहास की समझ और राजनीति की समझ नहीं होगी तब तक एक सफल व्यक्ति के रूप में नहीं आ सकता। तो निश्चित तौर पर यह मानना, ये कहना कि इतिहास और राजनीति विषय को कमजोर विद्यार्थी लेते, ये ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि जिनमें उत्साह होगा, आगे बढ़ने की चाहत होगी और जिसमें कुछ कर गुजरने की हिम्मत होगी, वो कमजोर कैसे हो सकता है। तो निश्चित तौर पर यह विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और एक बहुत बड़ा स्कॉलर है रेनाशा का, पुनर्जागरण काल का बैकन, वो कहता है इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। तो जब बुद्धिमान इतिहास और राजनीति हमें बनाएंगे, होशियार बनाएंगे, तो हम कमजोर कैसे हो सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन विषयों का अध्ययन निश्चित तौर पर अच्छा है और कमजोर विद्यार्थी नहीं, बल्कि हम दूसरे शब्दों में कहें जो साहसी होते हैं, जो देश के लिए मन बिटना चाहते हैं, देश को ठीक तरह से समझना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर साहसी हैं और वही इन विषयों को अडॉप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं और दिशा में आगे बढ़ते हैं। सर, यदि हम बात करें, अब नई शिक्षा नीति लागू की गई है, तो पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति में क्या अंतर आप देखते हैं? कितनी बेहतर है नई शिक्षा नीति? नई शिक्षा नीति वास्तव में आज की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति स्वतंत्रता के बाद हम देखते हैं तो 1968 में पहली नई शिक्षा नीति आई, 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई, 92 में आंशिक संशोधन अवश्य किया गया था और ये तीसरी शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तौर पर आई। और यह शिक्षा नीति स्किल बेस्ड है। हमारे समाज में सबसे बड़ी आवश्यकता रोजगार की है और निश्चित तौर पर यह शिक्षा रोजगार दिलाने में सहायक होगी। व्यक्तित्व निर्माण शिक्षा तभी उपयोगी हो सकती है जब व्यक्तित्व का निर्माण करने में सहायक हो सके। तो यह नई शिक्षा नीति व्यक्तित्व निर्माण में सहायक भी है। यदि हम स्कूल शिक्षा के बारे में देखें, हम जैसा कि जानते हैं 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 का पैटर्न आ चुका है। और जो इसमें हमको सबसे बड़ी बात दिखाई दे रही है, पहले क्या था कि जो बच्चे होते थे इतना बड़ा बोझ लादे रहते थे, इतना बड़ा सिलेबस हुआ करता था कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उस सिलेबस से सही ढंग से परिचित नहीं हो पाते थे। तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये माना गया कि 1, 2, 3 मतलब 3 वर्ष तक के बच्चों को उनको खेल कूद के माध्यम से सिखाया जाए, तो ये इस माध्यम से अच्छी तरह से सीख सकते हैं। फिर हमने ये महसूस किया कि जो नई शिक्षा नीति है, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत कॉलेज लेवल में जो बनाई गई है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ग्रेड सिस्टम पर आधारित है। और यदि कोई बच्चा किन्हीं कारणों से, कोई भी वजह हो सकती है, वो कॉलेज को छोड़ देता है, तो उसने जो 1 वर्ष अध्ययन किया है उसका बेकार नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी यूजी कर रहा है, पहले वर्ष में एडमिशन हुआ है, तो उसको डिप्लोमा की डिग्री दे दी जाएगी, डिप्लोमा उसे मिल जाएगा। और किन्हीं कारणों से वो बाहर चला जाता है और फिर 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उसकी इच्छा होती है तो सेकंड ईयर में एडमिशन लेकर के वो अध्ययन कर सकता है और उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और मान लीजिए कोई विद्यार्थी फिर चला गया, उसके पास समय नहीं है, तो वापस आकर के वो फिर से अध्ययन कर सकता है, तीसरे वर्ष में एडमिशन ले सकता है और ऐसी स्थिति में उसको डिग्री मिल जाएगी। चौथा वर्ष जो होगा वो और ही इम्पोर्टेंट वर्ष है, क्योंकि वह रिसर्च बेस्ड आधारित सिलेबस है उसका, ताकि विद्यार्थी शिक्षा के संबंध में अनुसंधान की बातों से अवगत हो सके। और ऐसी स्थिति में पीजी के लिए 1 वर्षीय पाठ्यक्रम और 2 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू किया गया है। अर्थात जो विद्यार्थी 4th ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो विद्यार्थी 1 वर्षीय पीजी कोर्स कर सकते हैं, और जो विद्यार्थी 3 वर्ष के बाद अपनी शिक्षा ग्रेजुएशन लेवल की समाप्त करना चाहते हैं, उनको 2 वर्षीय करना पड़ेगा। और इसीलिए यह शिक्षा जो है ग्रेड सिस्टम पर आधारित है और हमारे समय को भी बचाती है और हमारा किया गया परिश्रम भी बेकार नहीं जाएगा। और इतना ही नहीं, यहाँ विदेशी विश्वविद्यालय भी स्थापित हो गए, यानी हमारे जो भारतीय देशों में पढ़ने के लिए जाते थे, बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब उनको इस तरह की
मतलब इस तरह से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ अध्ययन कर सकते हैं। तो उनको ये भी बड़ी सुविधा है। एक और बड़ी बात जो हमें दिखाई दे रही है शिक्षा में, वो ये है कि हमारा विद्यार्थी विदेशी भाषाओं का भी अध्ययन कर सकता है, यानी विदेश में भी उसके रोजगार के अवसर भी सुलभ है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है बाबा राव भीमराव अम्बेडकर ने 10 वर्ष के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, वो लगातार कई वर्षों से आरक्षण बढ़ता रहा आवश्यकता अनुसार। क्या वर्तमान में भी इसकी आवश्यकता है, और आवश्यकता है तो किस क्षेत्र में? क्या इसे आर्थिक अब कर देना चाहिए, फिर जातिगत ही रहना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे इस बारे आरक्षण समाज की बेहतरी के लिए आवश्यक है, और जो आरक्षण की अवधारणा थी उसके पीछे तर्क यह था कि कमजोर तबके को किस तरह से आगे लाया जाए और समाज में एक समग्रता, एक रूपता स्थापित हो सके। लेकिन अभी तक आज की स्थिति में हम पाते हैं कि अभी इसमें पूर्णता नहीं आ पाई है। हाँ, यह जरूर इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है कि अब आरक्षण के क्रियान्वयन के तरीके में कुछ संशोधन हो, और मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी व्यक्ति या उसके परिवार का व्यक्ति आरक्षण का लाभ ले लेता है, और आरक्षण के लाभ मिलने के बाद और सफल होने के बाद उससे वो चीजें वापस ले लेने, वापस का तात्पर्य हमारा ये है कि उसको आगे चल करके आरक्षण की सुविधाएं नहीं देनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये भी दिखाई पड़ रहा है कि बहुत सारे फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं और उसके दुरुपयोग काफी मात्रा में हो रहे हैं, तो ये भी गलत है। इस पर मॉनिटरिंग हो और लोगों को समझाइश भी दी जाए, लोगों को आगाह भी किया जाए। तीसरी जो सबसे बड़ी बात हमको ये दिखाई दे रही है कि जो आरक्षण है, तो बहुत सारे लोग आर्थिक लाभ तो उठा लेते हैं, लेकिन उसके सुपरिणाम समाज में नजर नहीं आते हैं। तो ये भी आवश्यक है कि इसका सघन अध्ययन हो, और इस बारे में भी कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाई जाए, तभी आरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है समाज में दिखाई पड़ेगा और धीरे धीरे इसकी स्थिति सुधरती नजर आएगी। एक बात और भी बहुत जरूरी है, समाज में आजकल आरक्षण के बारे में जो उसमें विकृतियां आ गई हैं, उसके बारे में बड़ी जातिगत द्वेष और ईर्ष्या का माहौल पनप रहा है। तो ये जो समाज में ये फैल रहा है, ये समाज और अपने राष्ट्र के लिए हितकर नहीं है। ऐसी स्थिति में आरक्षण के स्वरूप को समाज के सामने इस तरह से स्पष्ट किया जाए, रखा जाए, क्रियान्वित किया जाए कि समाज में इस तरह के दोष न पनप पाए। सर, भीमराव अम्बेडकर ने एक ओर आरक्षण रखा, दूसरी ओर समानता का अधिकार दिया। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे और ब्राह्मण ठाकुर जो हैं उनके समानता का हनन हो रहा है? क्योंकि एक ओर यदि आरक्षण दिया जा रहा है जातिगत, तो दूसरी ओर समानता का अधिकार दिया जा रहा है। तो लगता नहीं है यदि समानता होती तो हर व्यक्ति को आरक्षण मिलता, हर जाति को, हर धर्म, हर मजहब को मिलता? तो क्या लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण और ठाकुर और जिनको आरक्षण नहीं मिलता उनके साथ समानता का हनन हो रहा है, जो समानता दी गई है? यही बात मैंने पहले आपसे बताई है कि समाज में जातिगत द्वेष और ईर्ष्या का माहौल निश्चित तौर पर पनप रहा है, जो कि आप सवाल कर रहे हैं उसकी स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। वास्तव में इस तरह से समाज का जो स्वरूप पहले रहा है, और एक ऐसा तबका हमारे समाज में रहा है, और उन तबकों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है, और कहीं ना कहीं वो पिछड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में समानता का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हर व्यक्ति समान है, लेकिन वो भी एक समाज, हमारे समाज का अविभाज्य अंग है, और उस अविभाज्य अंग को भी हमको उस समानता के माहौल में लाना होगा। तो कुछ समय के लिए आरक्षण आवश्यक है, और हमारे समाज के लोगों को भी समझना चाहिए कि जो हमारे समाज का एक ऐसा अंग जो बहुत दिनों से इससे वंचित रहा है, उसको भी हम अपने लेवल पर ले आएं, और फिर हम तब समानता को पूर्ण रूप से लागू करने की बात कह सकते हैं, या उसमें कामयाब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। सर, पीएचडी और एमफिल दोनों से ही प्रोफेसर बनते हैं, क्या अंतर देखते हैं दोनों में आप? ये आपको बता दें, जो नई शिक्षा नीति है
नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एमफिल के पाठ्यक्रम को बंद कर दिया गया है। अब एमफिल को किसी तरह की कोई वरीयता नहीं दी जा रही है। ध्यान रहे, पहले एमफिल और पीएचडी, पहले एमफिल के बाद पीएचडी, और इसमें भी कुछ छूट दी जाती थी। 6 महीने की छूट रहती थी। 6 महीने पहले पीएचडी की डिग्री हासिल की जा सकती थी। आइए देखें, हम एमफिल को और पीएचडी को ठीक से समझने का प्रयास करें और नई शिक्षा के संदर्भ में भी हम उसको कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। एमफिल एक तरह से प्रिपरेटरी था, यानी वो उसकी पूर्व तैयारी हुआ करती थी पीएचडी करने की। वो पीएचडी नहीं था, और उसमें जो शोध से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी, उन बातों को अवगत कराया जाता था, उन प्रक्रियाओं के बारे में बताया जाता था। लेकिन जो शोध होता है, शोध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तथ्यपरक विश्लेषण की आवश्यकता होती थी। तो ये अनुसंधान में ये था, लेकिन एमफिल में ये बात नहीं हो पाती थी। और एमफिल की प्रासंगिकता को न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने समाप्त कर दिया है। इसलिए समाप्त किया है कि जो चौथा वर्ष है, ग्रेजुएशन का चौथा वर्ष है, वो चौथा वर्ष रिसर्च बेस्ड है। तो जो अध्ययन एमफिल के जरिए रिसर्च की जानकारी दी जा रही थी, वो उसकी प्रतिपूर्ति जो है 4th ईयर में रिसर्च बेस्ड एजुकेशन दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में एमफिल की उपयोगिता को समाप्त कर दिया गया है, जो उचित है। सर, 5 बेस्ट छात्र जो आपके बहुत करीब रहे हों, हमारे चैनल में उनका नाम बताएं। पहले तो मैं आपका ही नाम लेना चाहूँगा, शिव प्रसाद तिवारी। दूसरा मैं नाम लेना चाहूँगा जो सीधी महाविद्यालय में पदस्थ हैं, अश्विनी द्विवेदी। फिर तीसरे में मैं नाम लेना चाहूँगा विनय कुशवाहा, जो सतना डिग्री कॉलेज में पोस्टेड हैं। फिर आकांक्षा पांडे और शाहजादी समुद्रे। ये मेरे बहुत करीब रहे हैं और बहुत प्रिय रहे हैं। बहुत अच्छे विद्यार्थी के रूप में मैंने इनको पाया। ये हमारे डॉक्टर सीएम मिश्रा सर थे, जो ठाकुर रणवीर सिंह महाविद्यालय के प्रोफेसर रहे। इतिहास विभाग के जो वरिष्ठ प्रोफेसर थे, हमारे साथ आज ये इंटरव्यू में मौजूद हैं और आपको इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने दी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे क्यू टीवी में आपका, जो आपने बहुमूल्य समय हमारे चैनल को दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आए, आपने हमको मौका दिया, आपने हमारी बात को सुना। हम चाहते हैं कि जब भी आवश्यकता आपको महसूस हो, इतिहास से संबंधित सवालों को आप ला सकते हैं और मैं उनके समाधान का प्रयास अनवरत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।